नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मीडिया के तमाम साथी, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आज रोज़े की हालत में आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और इन 26-27 साल के नौजवानों को आप लोगों ने इस काबिल समझा कि आप लोग इनको कवर कर रहे हैं। ऐसे दौर में जब हुकूमत एक अलग रोना रो रही है और पार्लियामान में बैठी दीगर अपोजिशन जमातें एक और रोना रो रही हैं, ऐसे सिनेरियो में आपका इधर आना ये बड़ा एक खुशाइंद अमल है। मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हमें इंतखाबी निशान दिया है, डेट इज़ रेलवे इंजन, और ये जो निशान है ये हम लोगों ने 150 इंतखाबी निशान जो थे उनकी फ़हरिस्त में से जब चूज़ किया था और उनके आगे रिक्वेस्ट पेश की थी कि ये निशान हमें अलॉट किया जाए, तो उसकी वजह ये थी कि रेल की पटरी पे दर्जनों सैकड़ों बोगियाँ लगी होती हैं, वो तब तक चलने के काबिल नहीं होती जब तक कोई उसको इंजन फराहम नहीं किया जाता जो उसको लीड करे। इस कौम को सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान और फिरके की बुनियाद पे तकसीम करके महदूद कर दिया है। ये कौम डिवाइड हो चुकी है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे। किसी एक इंजन की ज़रूरत थी जो इसको दोबारा यूनाइट करके एक मकाम पे पहुंचाए, वो इंजन ये नौजवान है इंशाअल्लाह। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये रखा क्यों नाम, इसकी 3-4 डायमेंशंस हैं। दिस इंजन विल प्रूव टू बी द इंजन ऑफ इकोनॉमी, दिस इंजन विल प्रूव टू बी द इंजन ऑफ डेवलपमेंट, दिस इंजन विल प्रूव टू बी द इंजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके बाद हम जब दोस्तों से जिक्र कर रहे थे, आप हमेशा ज़िंदगी में रात को 2-2:30 बजे अपने कोर कमेटी को इकट्ठा बिठा के कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं कि यार हम कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं। तो हम ये पाकिस्तान देखना चाहते हैं कि जहाँ उस इंजन के ऊपर कौमी परचम लगा हुआ हो और पिछली बोगियों पे 57 इस्लामी ममालिक का परचम हर बोगी पे लगा हो, जिसकी क़यादत उम्मत मुस्लिमा की है, वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। उसके बाद दुनिया को आपसे तवक्कुआत है, उन तवक्कुआत पे हम लोगों ने पूरा उतरना है इंशाअल्लाह ताला। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को आज बताना चाहता था वो दोस्तान ज़ी वक़ार ये है कि 1947 में एक ट्रेन चला करती थी फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, दिल्ली से लाहौर की तरफ, रास्ते में काट दी जाती थी। जज्बा क्या होना चाहिए, जिस एक मोटो को लेके हम लोग चले हैं वो ये है कि वो ट्रेन रास्ते में काट दी जाती थी और जब वो वापस जाते थे दिल्ली में, जब लोग बैठने लगते थे तो लोग कहते थे तुम्हें रास्ते में काट दिया जाएगा, पाकिस्तान ना जाओ। दो कौमी नज़रिया किस चीज़ का नाम है, एक ताकत, एक आइडियोलॉजी किस चीज़ का नाम है, एक विजन किस चीज़ का नाम है। वो कहते थे हाँ जानते हैं रास्ते में काट दिए जाएंगे, पाकिस्तान पता नहीं जिंदा पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, हाँ काट दिए जाएंगे, लेकिन ये जानते हैं कि दफन होंगे तो पाकिस्तान में जाके दफन होंगे। दोस्तान ज़ी वक़ार, आज इंशाअल्लाह ताला उसी विजन को लेके हम लोग चलेंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट की बात चल रही है, क्योंकि ये काम लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का होता है कि वो आपस में बाहमी मशावरत के साथ ये चीज़ तय करे। लेकिन एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान की 150 के लगभग सियासी जमातों में से वाहिद ऐसी सियासी जमात जो ECP में रजिस्टर्ड है, जो नौजवानों की जमात है, उसका नुमाइंदगी करते हुए यह हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम अपने 5 नाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तजवीज़ करें कि आप, और ये साथ चैलेंज भी दे रहे हैं कि आप दिखा दें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके के 5 नाम जो हमारे इन 5 नामों से ज़्यादा बेहतर हों और गैर मुतनाज़ हों। हर बंदे में कोई ना कोई मुतनाज़ा फैक्शन आ जाता है। मैं आपको ये 5 नाम सामने रखता हूँ जिन लोगों को हमेशा से नज़रअंदाज किया गया और जो पाकिस्तान के हकीकी वारिस थे। मेरी 5 से कल डिस्कशन हुई काफ़ी तफसीली, और
मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहला नाम फॉर द प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, दैट इज़ सर मुनीब इकबाल। ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं, उसके जानशीन है जिस हस्ती ने आपको पाकिस्तान दिया था। दूसरा नाम, मेरी काफ़ी तफसीली डिस्कशन हुई, हमारे मेंबर भी रिसेंटली बने, सैयद अहमद रशीद का, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ये पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी पाकिस्तान के हकीकी वारिसों की सियासी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर फॉर इंटीरियर मिनिस्टर, हम लोगों ने सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एक लफंगे को, जिसको बात करने की तमीज़ ना हो, जिसको मुज़ाकरात करने की तमीज़ ना हो, जिसको सूरत हाल को समझाने की, निभाने की और वादा तोड़ निभाने की तमीज़ ना हो, ऐसे शख्स को उठा के इंटीरियर मिनिस्टर बनाया जाता रहा, बदमाशों को इंटीरियर मिनिस्टर बनाया जाता रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला AQ कदीर, जब डॉक्टर AQ खान से पूछा था क्या है और उसका सलूशन क्या है, तो उन्होंने कहा जी मसले का सलूशन यही है कि राइट पर्सन शुड बी एट द राइट प्लेस। सही बंदे को सही जगह पे बिठाओ। मैकेनिक की जगह पे मोची और मोची की जगह पे मैकेनिक को बिठाओगे तो निज़ाम का दरम बदम हो जाना है। तो तीसरा नाम फॉर इंटीरियर मिनिस्टर हम तजवीज़ कर रहे हैं डॉक्टर राजा सादात साहब का। ये PhD हैं क्रिमिनोलॉजी में। हम आपको ये चीज़ भी बताना चाहते हैं दोस्तान ज़ीवकार कि हमारे पास हर किस्म का टेक्नोक्रेट मौजूद है। आज मीडिया को बताना चाहता हूँ, आपने इकॉनमी पे बात करनी है, हम इकॉनमिस्ट ला के आपके सामने बिठाने को तैयार हैं। आपने पाकिस्तान के इंडस्ट्री के इश्यूज़ पे बात करनी है, हम इंडस्ट्रियलिस्ट ला के आपके सामने बिठाने को तैयार हैं। आपने फॉरेन पॉलिसी पे बात करनी है, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स को ला के आपके सामने बिठाने को हम लोग तैयार हैं। चौथा नाम, वो भी यहाँ शामिल हुए नौजवानों में, हमने चौथा और पांचवा नाम रखा ये केयर टेकर सेटअप के लिए कि आप इनको लाजमी कंसिडर करें। वो चौथा नाम है असद बिन आज़म का। ही इज़ द यंगेस्ट राइटर जिसने 6 किताबें लिख चुका है। अभी वो नौजवान आपके सामने अपना हाथ रेज़ करें। ये 6 किताबों का मुसन्निफ़ है और जितना सोशल और वेलफेयर पे इस बंदे ने काम किया इस एज में शायद ही किसी ने किया। और पांचवा नाम, मैं इस कौम की बेटी और हमारे जो यूथ विंग है उसकी वो प्रेसिडेंट है वुमेन विंग की, हमारी बहन पलवशा सईद का नाम हम तजवीज़ करते हैं, जिन्होंने को राइटर हैं नज़रियात की, जिस किताब में सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन ज़ंगी, टीपू सुल्तान, तारिक बिन ज़ियाद का जिक्र था। और वो किताब 70,000 से 80,000 तक उसकी कॉपीज़ करा के मुफ्त में पूरे पाकिस्तान में तकसीम की गई थी तालीमी निसाब में मुस्बत तब्दीलियों के लिए। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों का हक बनता है जो कि पाकिस्तान का एक ब्राइट फेस हैं। बताए पीपल्स पार्टी आपके पास बिलावल जैसी मखलूक के अलावा कोई अच्छा नाम है फॉर द गवर्नमेंट, तो हम आपको कहते हैं कि हम अपने नाम सरेंडर कर देते हैं। बताएं मियाँ साहब कि आपके पास कोई सेंसिबल नाम है अपने ग़ुलामों के अलावा, तो हम बात करने को तैयार हैं। बताएं हमारे इमरान खान साहब, मैं जहाँ फॉरेन पॉलिसी की बेहतरी की बात आती है मैं फेवर करूँगा, लेकिन बात बहुत सिंपल सी है जनाब अली, मुझे बताएं ना तब्दीली किस चीज़ की आई है। मैं कल भी जब बहरिया से मूव किया DHA की तरफ तो रात को मुझे पुलिस वाला रोक के कहता है कि जनाब यहाँ एक मलिक बारी होंदे सन, जेड़ा भी पुलिस वाला होंदा सी ओनू प्यार नाल पैसे दे देते सन। मैं क्या उन्होंने दा वड्डा पंसी तुहाडे नाल शफकत करते सन, लेकिन मेरी गल सुन लो, मेरे कागज़ पूरे नहीं हैं तो रोको, मेरा जनाब लाइसेंस नहीं है तो रोको, मैंने इशारा तोड़ा है तो रोको। रिश्वत ना मैंने कभी दी है ना किसी को देने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये पुलिस का निज़ाम हम लोगों ने ठीक करना है, नहीं ठीक हुआ। अब भी बदमाश भर्ती किए जाते हैं, सियासतदानों के टाउट्स भर्ती किए जाते हैं, निज़ाम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, फरसूदा निज़ाम है जनाब अली। आज भी थाने कचहरी का वो निज़ाम है कि थानों में अब भी रिश्वत जब तक नहीं देते थानेदार आपकी मर्जी की रिपोर्ट नहीं लिखता, मुजरिम की हिमायत कर देता है, 2 टकों के पीछे कत्ल के मुजरिम की जो है वो हिमायत कर दी जाती है। तो दोस्तान ज़ीवकार मुझे बताएं तब्दीली आई है तो ये किस बला का नाम है जो अभी तक ये कौम खुश नहीं हो रही। मुझे बताएं कि जी तब्दीली आई है तो फिर ये किस बला का नाम है कि अभी तक चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। और मुझे बताएं कि अगर तब्दीली आई है तो ये कैसी बला है
कि अब भी आपके जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स हैं वो ऐसे बिकाऊ माल हैं कि 10 करोड़ दिखाते हो, आधा भी दो तो वो लेके जनाब दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। 6-6 दिन सिंध हाउस से बाहर नहीं निकल रहे होते। क्या आपके 22 साल के कैरियर में आपको यह समझ नहीं आई कि हु इज द राइट पर्सन टू बी चोजन एज अ कैंडिडेट ऑफ पीटीआई? किधर है अकबर एस बाबर? किधर है चौधरी गुलाम मुस्तफा मुबशिर जो आपके बाने के अरकीन में से थे? वो क्यों साइड पे हुए? उनको क्यों नजरअंदाज किया गया? क्यों आपने ब्लैकमेलर्स को, शुगर माफिया को, लैंड माफिया को उठा के अपने साथ मिलाया? उसने आगे आपके साथ यही करना है। और फिर असूल किधर है? जुमलों का हेर फेर खान साहब हम आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे बताएं असूल कहां है? जब एक कुर्सी के पीछे आप जिनको पंजाब का डाकू कहा करते थे उनके आगे लेट जाते हैं तो असूल कहाँ जाता है जनाब? मुझे बताएं, कौम ये आपसे सवाल पूछती है, हमें आपसे तवक्कुआत से। हम अब भी कहते हैं नवाज और जरदारी से आप बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं, लेकिन हमें बताएं ना, हमारे लिए जब से पार्टी लॉन्च की सबसे बड़ा मसला ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी कि जो बंदा आता है पूछता है जनाब खान साहब भी तो यही बात किया करते थे। मैंने कहा जनाब अगर खान ने आपको झूठा लारा लगा दिया है तो हम अगर हक की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें अच्छा सोचने में तो ना पाबंद किया जाए ना। और उसके बाद मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के इंतखाबात की तैयारी हम लोग करना चाहते थे, 1.5 साल बाद होने थे 2023 में, लेकिन लग यूं ही रहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाने हैं। इन केस अगर ये फैसला कालादम भी करार दिया जाए तो जो भी हुकूमत आएगी उसने 1-2 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात अनाउंस कर लेने, तो बहुत हो गया, 3 से 5 महीने का टेन्योर होगा। हम ये बात हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जमातों को बताना चाहते हैं, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी 200% तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। 15 मई 2022 को हम लियाकत बाग रावलपिंडी में पहला जलसा कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन का, ईद के फ़ौरन बाद, रोज़ों के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह, और वहाँ से हम लोग फिर रुख करेंगे कराची का और फिर इंशाल्लाह ताला मीनार पाकिस्तान का लाभ, और पाकिस्तान के हर हलके में अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। पाकिस्तान के हर हलके में हम लोग 70% टिकट्स जो हैं पाकिस्तान में वो नौजवानों को देंगे। ये इलेक्शन हम अनाउंस कर रहे हैं, ये इलेक्शन नौजवानों का इलेक्शन होगा और ये इलेक्शन पॉलिटिकल वर्कर्स का इलेक्शन होगा, जिन पॉलिटिकल वर्कर्स को नज़रअंदाज किया गया, 12-12 साल उनको इस्तेमाल किया गया, जिन पॉलिटिकल वर्कर्स को वॉल चॉकिंग के लिए, जिनको नारे लगाने के लिए, जिनको लेवे लगाने के लिए, जिनको पोस्टर्स लगाने के लिए, जिनको बाइकों के सिलेंसर निकाल के कुर्सियां भरने के लिए इस्तेमाल किया गया, ये वो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जिनको हम लोग ये इलेक्शन डेडिकेट करेंगे। वो आएंगे जिनकी वजह से ये फ़िरौन आज फ़िरौन बने बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये वर्कर्स आके उन्हें बताएंगे कि तुमसे पहले भी एक शख्स जो यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था, और ये लोग आके इंशाअल्लाह ताला बताएंगे इन 70 सालों से अपनी दुम हिलाते हुए किसी दूसरे की हड्डी लेके और कौम को गुलामी की तरफ लेके जा रही है आज जो ये 1-2 जमातें, और बार बार बावर कराना चाह रही हैं कि अमेरिका के बगैर मर जाएंगे, अमेरिका के बगैर गुजारा नहीं होगा, अमेरिका से नाराज हो गया वो हमसे तो जनाब हमारी मईशत नहीं चलेगी। यार क्या बताना चाहते हो? पश्तों की मिसाल है, गरीब को पैदाश हुए को बेगैरत अच्छा करे। गरीब तो तुम पैदा हुए लेकिन तुम्हें बेगैरत किसने बनाया? ये चीज़ आज बावर कराने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी इंशाअल्लाह खारजा पॉलिसी ऐसे लेके आएगी कि जिसमें हम कहेंगे कि हाँ हम यूरोप को, हम दीगर तमाम मगरबी रियासतों को भाई ज़रूर बनाएंगे, बाप नहीं बनाएंगे। देयर इज़ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन भाई एंड बाप। जी कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो दैट वुड बी मोर देन वेलकम। कॉटन ने, ट्रंप ने पैसे की तरफ यहाँ भी पैसे दे, तो आप 5-6 माह में आपकी बात करेंगे, आपके पास पैसा ही सरमाया कहाँ से आएगा? इसका इमरान के पास तरीन और अजीम थे तो उन्होंने गुजारा कर दिया, तो आप कैसे या सिर्फ अखबार देख रहे हैं या प्रैक्टिकल को जी रहे हैं? सर मैं जब
अपारा चौक से सरीना की तरफ मार्च किया था 1.5 साल पहले, फ्रांसीसी गुस्ताखाना था खाकों के ख़िलाफ़। तो जब मैंने धरने का अनाउंस किया तो मैं एक बार बिल्कुल दिमाग मेरा माउफ हो गया कि सर्दी है, नवंबर का महीना है, चादरें कहाँ से आएंगी, बिस्तर कहाँ से आएंगे, इन लोगों को जो 22-24 हज़ार बंदा इनका खाना कहाँ से आएगा। सर मुझे समझ नहीं आई, कोई बंदा उस दिन भूखा नहीं गया था, किसी के सर पे छत ना हो, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था। अल्लाह ताला फ़िज़ाए बदर पैदा करना आपका काम है, आपकी नुसरत के लिए फ़रिश्ते भेजना अल्लाह ताला का काम है। अगर ऐसा ना होता तो गर्द आलूद कपड़े पहनने वाले, जिनके कपड़ों पे पैबंद लगे हों, दस्तारों पे गर्द लग चुकी और चप्पलें फटी हुई हों, 20 साल के बाद उन्होंने एक सुपर पावर को रोंद के वापस भेजा तो सर हम भी इन लोकल फिरौनों को रोंद के वापस भेजेंगे इंशाल्लाह ताला। जी शहीद भाई, थोड़ा सा ऐड करूँगा मैं, उनका सवाल भी थोड़ा सा मेरे साथ मुतसल है कि एजेंडा तो आपने बड़ा क्लियर करके बता दिया। ये बताइएगा आप किस एजेंडे, यानी कि गैर मुल्की एजेंडे पे भी लोग होते हैं, उनको फंडिंग होती है, लोकल सतह पर भी उनको फंडिंग होती है, कुछ इंडस्ट्रियल लोग उनको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपके पास यंग जनरेशन है। जिस तरह खान साहब ने आज से 25 साल पहले काम शुरू किया था, आज भी उनकी एक कॉल पर डी चौक भर जाता है। आप किसके एजेंडे पे? कायद आज़म और उलमा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एजेंडे पे। बात बहुत सिंपल सी है सर कि अगर तो हम रॉ के एजेंडे पे होते, आज मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपको ओपनली बातें बताना चाहता हूँ, बंदा या CIA के एजेंडे पे होता है, या NDS के एजेंडे पे होता है पाकिस्तान में, या MI6 के एजेंडे पे होता है, या रॉ के एजेंडे पे होता है, या ISI के एजेंडे पे होता है, या MI के एजेंडे पे होता है, ये इतना ओपनली नाम क्यों नहीं लेते सर इधर? मुझे बताएं, NDS रॉ या CIA के एजेंडे पे होता तो ISI इतनी निकम्मी होगी है कि मुझे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देती, और अगर ISI के एजेंडे पे होता तो यहाँ जियो, एयरवाई और 2-4 और भी बड़े न्यूज़ चैनल्स के माइक पड़े होते, तो वो उन्हें कान से पकड़ के इधर बिठा देती कि बैठो इससे कवरेज दो। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमारे साथ सारे वो नौजवान हैं जो सेल्फ मेड नौजवान हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के MNA MP सेनेटर को ला के बिठाएँ, हम और हमारा कोई भी नौजवान चौथी सब से भी उठा के उससे उसका मुकालमा करा दें, वो इकॉनमी पे ज़्यादा अच्छी बहस करके दिखाएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा अच्छी बहस करके दिखाएगा, वो पाकिस्तान के बेरोज़गारी को ख़त्म करने के मामले पे ज़्यादा अच्छी बहस करके दिखाएगा। बल्कि हम तो ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसा निज़ाम ला रहे हैं कि बड़े बड़े नौसरबाजों और फ्रॉडियों का हम लोग खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो दौरे हाजिर में काबिज़ है। मैं ये जुमला कंप्लीट करने दें, मैं सबके सवाल लूँगा। हमने ये करना है कि जितने भी आस्थान हैं उन तमाम आस्थानों पर लाजिम करार दिया जाएगा कि उन्हीं के जो बुज़ुर्ग थे उनके नाम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बनाई जाए, जहाँ दरस निज़ामी भी कराया जाए और डिग्रीज़ भी कराई जाए। अब्दुल्ला शाह गाजी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दाता अली हजवेरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ताकि इनके नाम पे चंदे बटोर के लैंड क्रूजर्स ना ली जाएँ, अपने मुरीदों को पढ़ा लिखा के उन्हें CSS के एग्ज़ाम्स दिलाए जाएँ। इंशाल्लाह ये निज़ाम लेके आएंगे हम लोग। जनाब अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी beggars are not choosers, तो आप ये इस कौम को beggars से निकालेंगे कैसे? ये तो हकीकत है कि हमारी कौम जो है वो गुज़िश्ता जब से हम इस मार्ज वजूद में आए हैं, हम कर्जे ले रहे हैं और अभी भी वो कर्जों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो आपके पास कोई ऐसा एजेंडा है कि हमारी जो कौम है वो बेगर से हट के एक न्यूट्रल फेस पे तो आए, उसके बाद तरक्की की बात भी हो जाएगी? 10 करोड़ से ज़्यादा असासा जात रखने वाला बंदा अगर उसका 10% रियासत के ज़िम्मे कर दिया जाए तो पाकिस्तान के सारे कर्जे हट सकते हैं। जर्मनी में यह काम वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था कि 1/4 ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू स्टेट। लोगों ने जेवर उतारना शुरू कर दिए। लोगों ने कहा कि घर में 4 कमरे, एक कमरा रियासत का, 4 साइकिलें एक रियासत की है, 4 जोड़े कपड़ों के पहनते हैं एक रियासत के। आपके GSM नेटवर्क्स और भाई दुबई में एतिसलात चलता है, सऊदीया में जैन और STC चलता है, उसके अलावा कोई नेटवर्क की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान में 6-6, 7-7 नेटवर्क क्यों चल रहे हैं? रियासत का एक नेटवर्क है यूफोन का, एक टेलीफोन वाला है PTCL का, एक ही इंटरनेट है PTCL का। ये बाकी 600 किस्म के इंटरनेट, 600 किस्म के नेटवर्क्स जो आप चला रहे हैं, आपको पता है 7 अरब रुपया, 700 करोड़ रोज़ाना पाकिस्तान से बाहर जा रहा है मोबाइल कार्ड्स की मद में, और 6 से 7 अरब रुपए की मद में 6 से 700 करोड़ यानी कि रोज़ाना मुल्क से बाहर जा रहा है इंटरनेट की मद में, यानी कि 1300 करोड़ रोज़ाना इंटरनेट और मोबाइल कार्ड की मद में बाहर जा रहे हैं। मल्टीप्लाई पे 365 एक साल भी करो तो कर्जे यूँ मुकते हैं। अपने फैसले खुद करो।
और मॉडल बता देता हूँ आपको जनाब। मैं कर्जे मकाने आपने, मैं आपको तीसरी चीज़ बता देता हूँ, यूनिलीवर और इस तरीके की कई कंपनीज है जिनका टूथपेस्ट, जिनका हेयर ब्रश, जिनका साबन, जिनके जनाब जूतों वाली पॉलिश, सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर से बन के आ रही हैं। आपके केमिकल इंजीनियर सैकड़ों की तादाद में मुल्क में बेचारे निकम्मे फिर रहे हैं। उन्हीं की केमिस्ट्री को आगे पीछे करें तो शैम्पू बनता है, उसी को थोड़ा सा और आगे ले जाएं तो जनाब आपका टूथपेस्ट भी बन जाता है। प्रोडक्ट पाकिस्तान में सवा सोप भी मौजूद है, कमर चाय वाला भी मौजूद है, गोर में कोले वाला भी मौजूद है। आप अपनी चीज़ खरीदना शुरू कर दें, आपके पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, मईशत आपकी अपने मकान पर पहुँच जाएगी। अगला सवाल है। आपने पार्टी का नाम था पाकिस्तान नजरिया पार्टी, 1939 का नजरिया था। सर मैं इंदिरा गांधी ने कहा कि मैंने नजरिया पाकिस्तान पार्लियामेंट को दिया, आप साल में कंप्लीट कर दिया। आज जो सिचुएशन है, हमने अपना पेट को नंगा कर दिया है कि कह के महका ने जाकर दिखा है। तो हमारे यहाँ कोई नजरिया है या आप एक उसी पुरानी चीज़ों को दोबारा रगड़ के पॉलिश करके नए अंदाज में पेश करना चाहते हैं? मसला ये है कि ये जो बंदा एक हफ्ता तो अमेरिका का नाम लेते हुए भी इसे मौत आ रही थी, चाहिए तो ये था कि 27 मार्च के जलसे में ओपनली ऐलान करता कि तुमने मुझे ख़त लिख के धमकी दी है, जूते की नोक पे रखता हूँ। जब हुकूमत जाते हुए बिल्कुल नज़र आ गई नंबर गेम, तो तब जाकर मैं अमेरिका का नाम ले रहा हूँ। ड्रामेबाजी की गई इस कौम के साथ। हम यही कहते हैं कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। अल्लाह वतन को जो मेरे लूट रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ नज़रिया क्या चीज़ है। सर नज़रिया वो चीज़ है जो आपको कभी भी मरने नहीं देता, किसी के आगे झुकने नहीं देता। नज़रिया ये चीज़ है कि मेरे पास बेहतरीन मौका था पाकिस्तान का, गूगल में लिखें कि हु इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट लीडर ऑफ पाकिस्तान, तो बंदा नाचीज़ का नाम सबसे ऊपर आता है। मैं चाहता तो मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं बिलावल के पीछे हाथ बांध के खड़ा हो जाता। मैं चाहता तो मरियम बीबी के पीछे हाथ बांध के खड़ा हो जाता। वो छोटा मोटा वज़ीर मुझे बना ही देना था उन्होंने अगली गवर्नमेंट में, अगर उनकी बन जाती। चाहता तो मैं खान साहब के भी गोडे गिटों में बैठ जाता जनाब हाथ बांध के। लेकिन ये नज़रिया था जिसने मुझे मजबूर किया कि जनाब बादशाह के महल में ग़ुलाम बन के रहने से बेहतर है कि अपनी छोटी सी झोंपड़ी के बादशाह बन के रह जाओ। दिस इज आइडियोलॉजी। सर कोई और सवाल? जी जी, हमने केयर टेकर गवर्नमेंट में आज तक किसी ने खातून का नाम नहीं दिया। हम पहले लोग हैं जिसने ख़वातीन के नामों में से पलवशा बहन का नाम दिया। इसका मतलब है कि हम इनके इम्पोर्टेंस का हामिल समझते हैं ख़वातीन को। हमारी मरकज़ी काबीना में भी जो मीडिया सेक्रेटरी हैं आज वो इधर आ नहीं पाएँ, शी इज़ ऑल्सो सलमा अजीज़ बहन, वो भी खातून है। उसके बाद आप तो कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात, मैं आपको ये भी बताऊं ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं। ख्वाजा सरा कम्युनिटी की हक तो पीपल्स पार्टी का बनता था कि वो इनको राइट्स देती, लेकिन क्योंकि वो ख़ुद को अवामी जमात कहती है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों की मुस्कुराहट नहीं आनी चाहिए थी, गलत आप समझ रहे हैं। बात यह है कि हम लोग ट्रांसजेंडर्स को राइट्स देंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम ये लॉ भी लाएंगे कि इनको इलेक्शंस में हिस्सा दिया जाए, इनको कोटा दिया जाए। लड़काना से इलेक्शन लड़वाएंगे, लाहौर से लड़वाएंगे, कराची से लड़वाएंगे, ताकि ये जेंडर की तफरीकी ना हो पाकिस्तान में। और गवर्नमेंट जॉब्स में इंशाल्लाह ताला हम लोग कोटा देंगे। गवर्नमेंट जॉब्स में मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह, हमारा ज़्यादा नहीं, गवर्नमेंट आए ना आए एक अलग चीज़ है, हमारी 2-4 सीटें भी जीत जाएँ, हम असम्बली में लॉ लाएंगे कि आज के बाद कोई ख्वाजा सरा सड़क पे मांगता हुआ नजर ना आए और लोग उसे हकारत की निगाह से ना देखें, वो किसी नौकरी पे लगा हुआ होगा इंशाल्लाह ताला। हम ये झुग्गियों वालों को रूल बना के देंगे जिन ये आपके स्वात के, आपके गिलगित के और कश्मीर की जो बेहतरीन शॉल्स बनती हैं 800 रुपये में बिकती है और दुबई और यूके में वो 40,000 रुपये की बिकती है। सर उसको आप सिखाना शुरू कर दें झुग्गी वालों को और सिलाई मशीन दे दें। हर TMA हॉल जो आपके हर तहसील में बना होता है वहाँ झुग्गियों वालों को, औरतों को ला के सिलाई मशीनों के कोर्स कराएं। कोई औरत अपने बच्चे को, आधे साल के बच्चे को उठा के सड़क पे मांगती भी आपको नज़र नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। और इंडस्ट्रियाँ जो फैसलाबाद की 12 घंटे काम करती हैं उन्हें 24 घंटे चलाएंगे, बाकी की 12 घंटे वो झुग्गियों में जो मर्द बैठे रहते हैं उनको उठा के उन फैक्ट्रीज में चलाएंगे। मईशत भी तरक्की करेगी और बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के हर मॉडल का हल, हर मसले का हल यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, आके बात तो करें। कल रात को हमारी क्या नाम था सरदार नवीद आज़म साहब से कोई 3 घंटे बहुत तफसीली बात होती रही। डॉक्टर सादात साहब इधर मौजूद हैं। वो
उन्होंने फॉरेन पॉलिसी पे बेहतरीन मॉडल तैयार किया, उन्होंने इंडस्ट्री के निज़ाम में जो जितने भी आप लोगों का डिक्लाइन की तरफ, डाउनफॉल की तरफ जा रहा था, उसका सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ डिज़ाइन की, उनको आज तक गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटेट नहीं किया। और सर आप क्या बात करते हैं, डॉक्टर एक्यूब खान ने कहा मैं कोल से इतनी बिजली बना सकता हूँ, कोयले से, कि 30 साल तक ईरान जैसे 3 ममालिक को हम लोग मुफ्त बिजली फराहम कर सकते हैं। उस डॉक्टर एक्यूब खान के जनाजे तक का टाइम नहीं बताया जा रहा था, और उस वक्त तुम्हारे एक 3rd क्लास किस्म के ऑफिसर के बेटे की शादी हो तो पहले वेदर फोरकास्ट देखी जाती है। एक्यूब खान का जनाजा रखा ही तब गया जब ओलों ने पढ़ना था। हम लोगों ने कौम से सितम ज़रीफ़ी की है सर। हबीब जालिब की औलाद आज भी अपने मेडिकल के अखराजात के लिए किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के दरवाजे पे या हुकूमत के दरवाजे पे दस्तक क्यों देती है? लियाकत अली खान की औलाद आज भी किराए के घर पे क्यों रह रही है? मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार मिल्लत का लक़ब किसने दिया? कौन था वो जिसने लालटेन जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान हुआ करता था उसको एक कुतिया के गले में बांध के कराची की सड़कों में घसीटा था? कौन थे वो लोग जिन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया था गलत एम्बुलेंस से? वो उनकी औलादें, फिर उनकी औलादें, फिर उनकी औलादें, हर पॉलिटिकल पार्टी में लोटों की सूरत में तोहफे में मिल जाती हैं उनको। ऐसे निज़ाम को, और दूसरा तबका वो जिन्होंने 1857 और 1920 की जंग आज़ादी और तहरीक खिलाफत में गद्दारी की थी, मुसलमानों के साथ मुखबरियाँ की थी और गदी नशीनियाँ ली थी, मुखबरियाँ की थी और वडेरे जागीरदार नवाबजादे बने थे। 350 में से 270 के करीब तो वो लोग असम्बली में बैठे हुए हैं सर। हम इन तमाम चोरों, डाकुओं, लुटेरों, नवाबों, वडेरों, जागीरदारों के साथ ऐलान जंग करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा नौजवान आके इनको शिकस्त देगा इलेक्शंस में इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान हकीकी मायनों में अपने वारिसों से महरूम है सर। आज अल्लामा इकबाल और सैयद की फैमिली बेहतरीन वेल एजुकेटेड सूरत में, मुनीब इकबाल की सूरत में मौजूद है, सैयद अहमद रशीद की सूरत में मौजूद है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के जहन में उनका नाम नहीं आया। अपने उल्लू सीधा करना चाह रहे थे सारे। हम हैं जो कौमी जमात हैं जिसने पाकिस्तान के हकीकी वारिसों को सामने लाने की बात। सर माई ओपिनियन इज़ वेरी मच क्लियर। Sir, my opinion is very much clear. We will not become a slave of any we will not become a slave of any of the European country. हाँ, दोस्ती की बुनियाद पे बात की जा सकती है, डिक्टेशंस नहीं लेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम लोग बात करेंगे मईशत की बुनियाद पे। आप हिंदुस्तान की बात करें, ट्रेड की बात करें, हक में हो इसके। दोस्ती की बात करें, हाँ होनी चाहिए दोस्ती, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीर। फॉरेन पॉलिसी बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि मेरी कश्मीर की बहन को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं हिंदुस्तान से कभी भी दोस्ती का हाथ नहीं मिला सकता जनाब। मुझसे ये बेगैरती नहीं हो सकती। फॉरेन पॉलिसी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जनाब मैंने रेमंड डेविस, कर्नल जोसेफ तुम्हारे मुंह पे दे मारा है तो आप बताओ मेरी कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी किधर है? 3.5 साल से आफिया सिद्दीकी का नाम जिसने 20 साल बेचा, 3.5 साल से उसने जिक्र तक करने से इनकार कर दिया। वाई? कहते जी उनका एक मुलजम हमारे पास है इसलिए से नाम नहीं ले रहे। वो कहते हैं वो दे दो। और भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुलजम से 10 मिनट में सारा कट्ठा छट्टा निकलवा चुके होते हैं। अब उसे वापस भी कर दो तो एक जिंदा लाश के अलावा कुछ नहीं होगा। ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, मैं मजीद डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगले सवाल जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी, जितनी भी बड़ी पार्टीज़ हैं, इन्होंने भी इन्होंने हुकूमत चलाई। तकरीबन 70 साल इन्होंने हुकूमत की। उसके बाद इमरान खान साहब आए, उन्होंने ख्वाब दिखाया तब्दीली का, और जो बातें आप कर रहे हैं वो इमरान खान साहब भी कर रहे थे। तो ये पाकिस्तानी जो अवाम है, अब सब ने कहा कि भाई ठीक है वो है, तो अब इमरान खान साहब को देखते हैं, शायद वो पाकिस्तानी कौम का सहारा बन जाए। इस तरह अगर पाकिस्तानी कौम चेंज के पीछे और सहारों के पीछे भागती रहेगी तो मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर है कि नवाज शरीफ जैसे चोर को ही लाया जाए ना। बात ये है सर, इमरान खान साहब कौन सी स्टूडेंट यूनियन के मेंबर थे? कौन सी यूथ विंग के मेंबर थे? क्या ग्रास रूट लेवल से पॉलिटिक्स का आगाज किया था? क्या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में किसी विंग में रहे थे?
मैंने 11 साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, मेरे साथ जो नौजवान 6-6, 7-7 साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, उसके बाद जाके सियासी पार्टी का आगाज़ किया। हम लोग ग्रास रूट लेवल को जानते हैं सर। हम लोगों ने दहशतगर्दी के पर्चे झेले हैं, इंतहा पसंदी, इश्तियाल अंगेज़ी कार्य सरकार में मुदाखलत के पर्चे झेले हैं, 4 शेड्यूल झेला है। मेरे पाकिस्तान का झंडा मेरे सीने पर लगा होता है और इस झंडे की, इसकी शनाख्त, इसका आईडी कार्ड मुझसे छीन लिया गया कि यू आर नो मोर अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ECL में नाम उन चोरों का नहीं डाला गया, NRO दिया गया। झूठ बोलते हैं NRO नहीं दूंगा। तुम्हारी हुकूमत मुल्क से फरार कैसे हुआ? लेकिन मेरे सीने पर पाकिस्तान का परचम लगा होता है, मेरा नाम ECL में डाला गया, 8 महीने के लिए डाला गया, क्योंकि मैंने इनके एक चोर को ललकारा था मस्जिद वजीर खान के बाहर के, जनाब ये नाचने की जगह नहीं है, अपने घर की छत पे जाके नाचो, अपनी तरबियत का मजारा कहीं और करो। मेरा पासपोर्ट सीज किया गया, मेरे बैंक अकाउंट सीज किए गए, घर से निकलने पे पाबंदी थी, सामने वाले गाँव में जाने से पहले भी पुलिस स्टेशन से इजाज़त लेनी होती थी। वो 7-8 महीने जो हम जिंदा लाश बन के फिर रहे थे ना, फिर हम रुक गए। हमने कहा होमवर्क करो, खामोशी से इजलास बुलाते गए। पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद हमने उन दिनों में रखी जिन दिनों में फिरौनों ने हम पे 4th शेड्यूल लगाया हुआ था। और जैसे ही वो हटता गया, अगले हफ्ते सियासी जमात का ऐलान करके मुंह पे दे मारा। 80% PTI की यूथ जो इस वक्त नाराज थी, उसने पाकिस्तान नजरियाती पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आधे यहाँ PTI के साबिक मेंबरान बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये है वो तब्दीली, ये है वो एक्सपीरियंस जिसकी बुनियाद पर हम सियासत में आए। जनाब वालेकुम सलाम। नाम है मेरा, तो मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, सिर्फ ये पूछना था, सुनने में वही बातें ऑलमोस्ट जो थोड़ी देर पहले आपने कही कि किसी के पास भी हम लोग जाते हैं तो यही कहा जाता है कि खान साहब ने यही बातें हमें पहले से बताई हुई हैं। खान साहब के साथ भी जब उन्होंने जब वो जोर जब कहते हैं पकड़ा उन्होंने, तो कुछ अलीम खान, कुछ तरीन साहब, इस तरह रिलेटिव बंदे आए, फंडिंग से रिलेटेड आई है। तो उस वक्त ज़रूरत ये थी जी, मैं आपको बता देता हूँ, फंडिंग इसलिए चाहिए होती थी कि आपने तशहीर करके जलसे कोई करवाने होते थे। उस वक्त सोशल मीडिया इतना एम्पावर नहीं था। आज मुझे कहीं पोस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, एक इश्तिहार देता हूँ तो हॉल हमारा भरा हुआ होता है। तो हमें फंडिंग की ज़रूरत नहीं है जी। नंबर 1, फंडिंग से आपने क्या करना होता है, एक साउंड सिस्टम लगाना होता है, कुर्सियाँ लगानी होती हैं, कुर्सियों की ज़रूरत नहीं होती, हमारे लोग ज़मीन पर बैठते हैं। तीसरी फंडिंग ज़रूरत होती है, लोग को कीमे वाले नान और बिरयानी की प्लेट पर ख़रीदा जाता है। हम लोगों ने क्या, अपना खाना अपनी ट्रांसपोर्ट पर खुद ही आया करो, यूँ हम पे ना रहो जनाब, साढ़े तो ना रहो। तो हम लोगों का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पिछले 11 सालों से जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चला है, वही इतना ज़बरदस्त था कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी मोहताजी करने के लिए कि जनाब अली आप पैसे भी दें, हम आपको बिरयानी की प्लेट भी देंगे, आपको ट्रांसपोर्ट भी देंगे। नहीं, जो नज़रियाती आदमी है वो अपना मोबाइल बेच के भी आएगा, उसने आना है। ठीक है जी। अगला जी, किसी बंदे का कोई सवाल नहीं। ये 1 सेकेंड। हाँ जी शहीद भाई, वेस्ट के हवाले से जो भी मुसलमानों को दरपेश मसाइल होते हैं तो उसके ऊपर पाकिस्तान में जितनी भी माजी के अंदर जितने भी नजरियाती लोग थे उसके ऊपर काफ़ी वोकल रहे। लेकिन चीन के हवाले से हम देखते हैं कि वहाँ पे जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। आप यूँ की बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए मैं बात बहुत सिंपल सी करना चाहता हूँ। मामला ये श्रीलंका में भी था कि ज़िंदा जलाया जाता था, वो लाशों को जला दिया जाता था, दरगोर नहीं किया जाता था। वो चीज़ जब हमने सोचा कि इस पर क्या फ़ॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, एहतजाज करना चाहिए या उनके एम्बेसडर को मिलना चाहिए, अपने स्टेट के ऑर्गेनाइजेशंस को मिलना चाहिए, तो हमने पहले फॉरम पे देखा कि स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन को मिलने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। यूएईआर के मामले पे फॉरेन मिनिस्टर से हम लोगों के डेलीगेशन की मुलाकात हुई है और मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक और 2 ये मामला भी सेटल आउट हो जाएगा, क्योंकि चाइना की मजबूरी बन चुकी है कि वो पाकिस्तान के साथ चले। उसका पूरा सेंट्रल एशियन स्टेट्स और मिडल ईस्ट स्टेट्स का रास्ते का अगर कोई ज़ामिन है तो वो पाकिस्तान है। दिस इज़ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके ऊपर मजबूरी बन चुकी है। ये अमेरिका की मजबूरी नहीं थी, असल में उसकी मजबूरी अफगानिस्तान के रूट तक की हद तक थी। जी अगला सवाल। ये इमरान खान ने कहा है कि ये जो आजकल की मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये आजकल के मीर जाफर और मीर सदक हैं, और खुद को वो टीपू सुल्तान और सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ में गिनते हैं। आप इनको किस तरह देखते हैं, और आप दोनों में से जो है ना वो दोनों को एक ही साथ में गिनते हैं, आप कहते हैं कि वो? जी देखें जी, पीटीआई अपना नून मीर जाफ़र है अगर, और पीपल्स पार्टी मीर सादिक है, तो उनके आगे जो बच्चे पैदा होते हैं उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उन्हीं के जो इस्तेमाल शुदा टिशू पेपर्स हैं वो खान साहब ने इकट्ठे कर लिए थे, अब वो टिशू पेपर्स वापस लिए जा रहे हैं। मैं खान साहब से आज भी बात कहता हूँ, इस्तेमाल शुदा टिशू पेपर आपके जिस्म को सिर्फ गंदा करने के काम आता है, आपके जिस्म को धो कभी भी नहीं सकता। आपके पास अगर ये इन्वेस्टर हैं
और एक तरफ आपके नजरियाती कारकुन हो जो आपके साथ डे 1 से चल रहे हैं, ऐसा कोई वाकया हुआ है या आगे अगर आपके पास चुनने के लिए है तो आप ये वाकया हुआ है, लेकिन मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा उस बंदे की इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए। एक बंदा कई गाँव का मालिक था और दूसरी तरफ एक वर्कर था। ये अभी पार्टी भी नहीं बनी थी, 4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। वो बंदा बेकरी में काम करता है और दूसरा बंदा कई गाँव का मालिक था। फैसला करना था कि किसी एक को अपने साथ तंजीम में रखना है। मुझे पता था कि वो जो वडेरा साहब हैं वो आज हमारे साथ हैं, कल किसी और जमात में चले जाना है, लेकिन जो वर्कर है वो 20 साल बाद भी हमारे साथ ही रहेगा, तो हमने वर्कर को तरजीह दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई एग्जाम्पल, किसी का कोई सवाल आप कोई बात करना चाह रहे थे प्लीज़? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का हमसे भी जो हम लोग शेरवी के साथ खड़े होते हैं, हम लोगों से सोशल मीडिया पे फेसबुक व्हाट्सएप पे रब्ता होता है, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि शहीद भाई पता नहीं एजेंसी की तरफ से हैं, किसी ने इनको लॉन्च किया है, हमारे सामने रखा है। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता साल इस वक्त रमज़ान में शहीद भाई जेल में थे और मुकदमात को भुगत रहे थे, और पूरा दिन हम लोग कचहरियों में रोज़ा रख के उस गर्मी की हालत में रात को तरावी का टेंशन लेके सब कुछ करके पूरा दिन हम कचहरियों में होते थे। शाम को जब घर पहुंचते थे तो सोशल मीडिया पे हमें मैसेज आ रहे होते थे कि ये शहीद भाई एजेंसियों के आदमी हैं। तो मेरा उन सब लोगों से जो जिनके जहन में कोई भी इस तरह की बात है, मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा ही कोई प्रूफ है तो खुदारा उस वक्त हमारे साथ आप आके अदालत में क्यों नहीं प्रूफ करें? एक तरफ अदालत हमें 4th शेड्यूल में डालती है और कहती है दहशतगर्द है, दूसरी तरफ आप कहते हैं एजेंसी के लोग हैं। या उस बात को माने या इस बात को माने, अगर किसी के पास बहुत ज्यादा ऐसा कोई प्रूफ है तो हमारे सामने ले आए। कल हमें कोई दहशतगर्द कहेगा तो हम आपको पेश करेंगे वहाँ पे। सर आखिरी सवाल, हाँ जी। टाइम भी कम है, ये बता दीजिएगा कि सियासतदान बनने के लिए जेल काटना कितना लाजम है? मेरा जो सियासी हरीफ था बड़ा कमज़र्फ था, उसने मुझ पर दबाव डाल के मुझे बहुत ज़्यादा मकबूल कर